हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं पंकज मिश्रा आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस का अपना दूसरा पार्ट लेकर के आ रहा हूं। दूसरा पार्ट यानी दो ध्रुवीयता के अंत का। इससे पहले मैंने आप लोगों को दो ध्रुवीयता का पहला पार्ट पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को क्लियर किया। कौन सा क्लियर किया सर आपने? तो बताते हैं। पहला है बर्लिन की दीवार, दूसरा सोवियत प्रणाली क्या है, तीसरा सोवियत प्रणाली की विशेषताएं और सोवियत प्रणाली में कमियां। तो जिस स्टूडेंट ने अपना पहला पार्ट नहीं देखा, प्लीज वो जाइए पहला पार्ट देखिए और दूसरे पार्ट आप लोगों को उससे जोड़कर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं पंकज मिश्रा आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे और आसान भाषा में समझाने जा रहा हूं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे पार्ट को। आपने देखा मिखाइल गोर्बाचेव, ध्यान से सुनिए। मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। अब मिखाइल गोर्बाचेव सर कौन है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में जहां आप ये देख रहे हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव है, तो मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि मिखाइल गोर्बाचेव जो 1985 में यूएसएसआर के महासचिव बने। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में स्टूडेंट्स, क्या 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के महासचिव बने और 1988 में मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए। तो क्या कारण था सर? जब मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। यानी सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था उस समय जो सोवियत संघ के महासचिव और राष्ट्रपति थे वो मिखाइल गोर्बाचेव थे। तो बात करते हैं क्या कारण था, क्या क्या कार्य उन्होंने किए। 1985 में सोवियत संघ में एक ही पार्टी बेटा। 1985 में एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने 70 साल तक शासन किया। तो यही मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के क्या बने बच्चा? वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। मैंने बताया आप लोगों को कि मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में किसके? सोवियत संघ यानी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। जब वो महासचिव बने तो महासचिव बनने के बाद क्या हुआ बच्चा? उन्होंने ये देखा कि पश्चिमी देशों में, पूंजीवादी देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। जब राष्ट्रपति के पद पर बैठे, महासचिव बने, तो उन्होंने क्या देखा कि पश्चिमी देशों में, पूंजीवादी देशों में, किसमें? सूचना में बेटा और प्रौद्योगिकी में क्या हो रही थी? सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। सोवियत संघ को उसकी बराबरी पे लाने के लिए सुधार करना जरूरी था। जब मिखाइल गोर्बाचेव जब देश के राष्ट्रपति बने, सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, तो पश्चिमी देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में क्या हो रहा था? क्रांति हो रही थी बच्चा। और वहीं पे सोवियत संघ जो पिछड़ता जा रहा था, मिखाइल गोर्बाचेव ने देखा कि अगर सोवियत संघ में पश्चिमी देशों के बराबर पर लाना है तो उसमें सुधार करना जरूरी होगा। तो क्या हुआ? मिखाइल गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को सामान्य कर लिया, होड़ नहीं किया। अमेरिका ने जब हथियारों का निर्माण किया था तो वही सोवियत संघ और ज्यादा हथियारों का निर्माण करता था। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव जब देश के राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति बनने के बाद क्या हुआ? राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने सबसे पहला जो सुधार का कार्य किया कि पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को पहले सामान्य किया, अपने आप को हथियारों की होड़ से काफी दूर रखा। तो पहला पॉइंट जो सुधार किया गया वो क्या था स्टूडेंट? वो सुधार था किस बात का? कि वो अपने देश में सुधार पहला लेके आए कि पश्चिमी देशों के साथ उन्होंने अपने संबंधों को सामान्य कर लिया। आगे देखिए, उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव ने लोकतांत्रिक रूप देने, सुधार करने का फैसला किया। यानी उन्होंने अपने सोवियत संघ को लोकतंत्र के रास्ते पर ले जाने का फैसला किया। अब लोकतंत्र के रास्ते पर याद है क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव यानी कि सोवियत संघ में एक ही पार्टी बेटा, एक ही पार्टी जिनका नाम कम्युनिस्ट पार्टी। कितने साल तक शासन? 70 साल तक शासन किया गया। और यही कम्युनिस्ट पार्टी ने कई सारी राजनीतिक पार्टी पर और कई सारी संस्थाओं पर गहरा अंकुश लगा रखा था। सिर्फ एक ही पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का। तब जाकर जब मिखाइल गोर्बाचेव महासचिव बने तो पहला काम अमेरिका, पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य किया। दूसरा अच्छा काम, उन्होंने लोकतांत्रिक को अपनाने का फैसला किया। उसके बाद पूर्वी यूरोप के साम्यवादी सरकारें, यानी मैंने क्या बताया? पूर्वी यूरोप
क्योंकि यूरोप दो भागों में बटा था, एक पश्चिमी यूरोप था, एक पूर्वी यूरोप था। तो पूर्वी यूरोप, ध्यान दीजिए, तो पूर्वी यूरोप साम्यवादी सरकार के एक के बाद एक गिरती चली गई। उधर मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार करना शुरू किया और इधर पूर्वी यूरोप के देशों में सरकार क्या होती चली गई, सरकार एक के बाद एक गिरती चली गई। ठीक है, और जैसे ही सरकार गिरी तो सोवियत संघ के बाहर भी परिवर्तन और साथ ही साथ अंदर भी संकट गहराता चला गया। सोवियत संघ के देश के बाहर भी और देश के अंदर जो था वो संकट गहराता चला गया, वो कमियां आती चली गई और इससे ही सोवियत संघ के विघटन की गति और ज्यादा तेज होगी। बेटा, सोवियत संघ के विघटन की गति क्या हो गई, तेज होती चली गई। तो ये चीज समझ में आया। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सन 1985 में महासचिव बने, 1988 में वो राष्ट्रपति बने और उन्होंने जब आके देखा तो वहीं पर पश्चिमी देश सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में तरक्की कर रहा था और जबकि सोवियत संघ उस मामले में पिछड़ चुका था। मिखाइल गोर्बाचेव को अपने सोवियत संघ को सुधार करना था, तो पहला सुधार उन्होंने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सामान्य किया, दूसरा लोकतांत्रिक रास्ते को चुना। और यही नहीं, जब यह सब होने लगा तो पूर्वी यूरोप के देश के अंदर और देश के बाहर संकट गहराता चला गया और यहीं से सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत होती चली गई। आगे देखिए, सोवियत संघ के अंदर आर्थिक और राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिक नीति को चलाई गई। अब कैसे, आर्थिक क्यों, तो ध्यान दीजिए, अगर हम आर्थिक की बात करते हैं तो सोवियत संघ अपने सारा का सारा संसाधन अपने परमाणु हथियारों पे खर्च करता था। यानी सोवियत संघ में किस किस में तीन चीज सुधार की नीति चलाई, एक तरफ उन्होंने आर्थिक, दूसरी तरफ राजनीति और तीसरी लोकतांत्रिक नीति चलाई। आर्थिक क्यों चलाया गया, क्योंकि सोवियत संघ अपना सारा का सारा संसाधन जो होता था वो परमाणु हथियारों पर और अपने पिछलग्गू देशों के विकास पे खर्च करता था। क्यों करता था सर, इसलिए करता था ताकि सारे के सारे जो पिछलग्गू देश हैं वो उनके नियंत्रण में बने रहे। तो पहला कारण, सारा का सारा संसाधन किस पे लगा दिया गया, परमाणु हथियारों और अपने पिछलग्गू देशों के विकास पे खर्च किया गया। अब राजनीति की बात करते हैं, राजनीति में क्यों सुधार करना पड़ा, तो राजनीति में सुधार बच्चा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि सोवियत संघ में एक ही पार्टी, जैसा मैं बताते आ रहा हूं कि सोवियत संघ में एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने कई सारी राजनीतिक दलों पर और कई सारी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। और जब कोई पार्टी लंबे समय तक शासन करती है और एक ही पार्टी अगर उस जगह पाई जाती है, किसी और दूसरी पार्टी को कोई अनुमति नहीं होती है, सारी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा गया होता है, तब क्या होता है, देश की आकांक्षाएं को पूरा नहीं कर पाती है, देश की लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती है। इसीलिए बाद में जाकर के राजनीतिक सुधार किया गया और लोकतांत्रिक नीति को चलाया गया। उसके बाद जब ये सब चीजें चलाई गई तो क्या हो बच्चा, कम्युनिस्ट पार्टी के और भी नेता थे, बिल्कुल नेता थे, और उन नेताओं ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक नीति चलाई सुधार के लिए, तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया गया। बिल्कुल। अब उसके बाद क्या होता है, अगस्त 1991 में एक तख्ता पलट हुआ। अगस्त 1991 में क्या हुआ बच्चा, एक तख्ता पलट हुआ। ध्यान दीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। जब अगस्त 1991 में, याद रखिए मैं जो ये चीजें क्लियर कर रहा हूं इससे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। अगस्त 1991 में, 1991 में एक तख्ता पलट हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी की कुछ गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। ठीक है, तब तक जनता जो थी वो स्वतंत्रता का स्वाद चख चुकी थी, अब वो रहना नहीं चाहती थी सोवियत संघ के पुराने रंगत में, उसे स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था। यानी जिस समय कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया, तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था। अब वो कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहती थी, नहीं रहना चाहती थी सोवियत संघ के अपने पुराने जिस तरीके से उनका शासन हुआ करता था। इसीलिए आगे ध्यान दीजिए, यहीं पे बोरिस येल्सिन ने तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ध्यान दीजिए, बोरिस येल्सिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यानी बोरिस येल्सिन ने क्या किया, यानी कि बोरिस येल्सिन ने तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नायक की तरह उभरे, हीरो बने, नायक की तरह उभरे। और यही नहीं, बोरिस येल्सिन ने आम चुनाव भी जीता, और जब आम चुनाव जीता, जबकि केंद्रीय नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया गया। तो पहले मैंने आपको बताया कि बोरिस येल्सिन जो एक नायक के रूप में आए, और नायक के रूप में आने के बाद उन्होंने आम चुनाव जीता, और आम चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ, इसको केंद्रीय नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया गया। आगे ध्यान दीजिए, आगे आता है सन 1991 के दिसंबर में
बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, याद रखिए 3 बड़े गणराज्य, कौन कौन से? रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। बिल्कुल क्वेश्चन आता है कि भाई सोवियत संघ में ऐसे कौन से 3 गणराज्य थे जिन्होंने सोवियत संघ को समाप्ति की घोषणा कर दी? तो रूस, बेलारूस और यूक्रेन। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि उन्होंने पूंजीवादी लोकतंत्र को अपनाने का आधार बना लिया। अब जो सोवियत संघ के देश थे, अब वो पूंजीवादी और लोकतंत्र के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। तो ये आप लोगों के कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आर्थिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक नीति चलाई गई। उसके बाद क्या हुआ, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया। 1991 में सैनिक तख्तापलट हुआ, जिसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका किसकी थी? बोरिस येल्सिन की थी। बोरिस येल्सिन जो थे वो आम चुनाव जीते, और आम चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ, यानी कि दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के 3 गणराज्य रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने बिल्कुल सोवियत संघ को समाप्ति की घोषणा कर दी। आगे देखिए, सोवियत संघ, ध्यान दीजिए, साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। याद रखिए, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, मैंने क्या बताया बेटा, जब सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी गई तो बहुत सारे 15 गणराज्य थे, कई स्वतंत्र राज्य हुए। तो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल का गठन किया, यानी राष्ट्रकुल, राष्ट्रकुल CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया। और जब बनाया गया तो बाकी गणराज्य, खासकर किसकी बात करता हूं मैं? बात कर रहा हूं मध्य एशियाई गणराज्यों की। बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात थी, आश्चर्यचकित करने वाली बात था कि गणराज्य अभी भी स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल से बाहर था। जब सोवियत संघ के 15 गणराज्य जब आजाद हुए, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो इन्होंने CIS बनाया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया। लेकिन हैरानी वाली बात क्या थी, वही सोवियत संघ गणराज्य के सदस्य मध्य एशियाई जो देश थे वो अभी भी CIS से क्या थे? बाहर थे। आगे ध्यान दीजिए, इससे क्या हुआ, इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। भाई ठीक है, उनको इसकी प्रॉब्लम को खत्म कर दिया गया और राष्ट्रीय कुल का संस्थापक सदस्य बना दिया गया। यानी मैंने क्या बताया, मध्य एशियाई देशों को क्या कर दिया गया? CIS का संस्थापक सदस्य बना दिया गया। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, ठीक है जी, इतना पता चला, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य बना दिया गया। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सारी शक्ति, सारे परमाणु हथियार और उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया बेटा? वो बनाया गया, रूस को बना दिया गया। ठीक है, रूस ने सोवियत संघ की सीट मिली, यानी रूस को क्या मिली? सोवियत संघ की सीट मिली। UNO, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, UNO का सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15, जिसमें 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। जो 5 स्थायी हैं उनको वीटो पावर मिला है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और पहले सोवियत संघ। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद से उसकी सदस्यता किसको मिल गई? तो उसकी सदस्यता रूस को मिल गई। तो इसका मतलब सोवियत संघ के विघटन के बाद जो भी सीट थी वो किसे मिली थी? रूस को मिली थी। याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ सुरक्षा परिषद सोवियत संघ ने अंतरराष्ट्रीय करार और सीट भी मिली। मैंने बताया था ना, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यता भी किसको मिली थी? रूस को मिली। सोवियत संघ, उसके बाद क्या होता है? अगला आता है करार किया, संधियों को भी उन सब के निभाने की जिम्मा अब रूस का था। सारी जिम्मेदारी अब किसकी आ गई? रूस की आ गई। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय परिवर्ती गणराज्यों के बीच में परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा मिला। यानी रूस, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस एक ऐसा देश था जिसे पहला परमाणु संपन्न देश का दर्जा मिला। रूस को क्या मिला? पहला परमाणु संपन्न देश का दर्जा मिला। उसके बाद उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। लेकिन क्या बताया गया, उसने क्या किया? अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम उठाया। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, रूस को क्या बना दिया गया? सोवियत संघ के विघटन के बाद उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन रूस ने अमेरिका के साथ निशस्त्रीकरण पर बल दिया। किस पे बल दिया बेटा? निशस्त्रीकरण पर बल दिया। खतरनाक हथियारों पर रोक लगाई जाए, अब हथियारों का निर्माण किया जाएगा तो इससे पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी कई बार नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए जब रूस को जब उत्तराधिकारी बनाया गया सोवियत संघ का, तो उन्होंने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया गया। तो यह चीज आपको समझ में आया। अब आता है
सर इतनी सारी चीजें थी, ठीक है, सोवियत संघ का विघटन भी हो गया, रूस उत्तराधिकारी भी बन गया, लेकिन सर सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या रहे हैं? तो कारण आप लोग बहुत अच्छे से जानिए। कारण आप लोगों को जो मैंने आगे टॉपिक पढ़ाया उसी में था। जब ये क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगा तो आप लोग बोलोगे सर उसी से मिलते हुए सारे टॉपिक है। बस ध्यान से सुनते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक भेजिए, बच्चों को भेजिए, ताकि वो लोग भी सुनते रहें। तो अब हमारा आता है सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आता है कि सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक कमजोरी। याद रखना, यानी सोवियत संघ की क्या क्या कमजोरी थी? सोवियत संघ की राजनीतिक कमजोरी हो गई, सोवियत संघ की आर्थिक कमजोरी थी, जिसके कारण वे लोगों की जरूरतों को, लोगों की आकांक्षा को पूरा नहीं कर पा रही थी। सोवियत संघ के पतन का कारण रही। यानी मैंने क्या बताया आप लोगों को कि सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी के कारण वे लोगों की आकांक्षाओं को, लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। इतना क्लियर है बच्चा? सोवियत संघ के पतन का कारण रही। कई सालों तक सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? वो गतिरुद्ध रही। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई। जरूरत की चीजें क्या होती चली गई? कम होती चली गई। और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा अपनी अर्थव्यवस्था को शक की नजर से देखने लगी कि क्या हमें खाना मिलेगा, क्या हमारी जरूरत की चीजें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हुआ यही था, क्योंकि सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी स्थिति पैदा हो गई थी। तो सोवियत संघ के विघटन का पहला पॉइंट क्या लिखोगे बेटा? सोवियत संघ के विघटन का पहला पॉइंट था आर्थिक और राजनीतिक कमजोरियां, जिससे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। उसके बाद उपभोक्ता वस्तुओं में क्या आ गई? कमी आ गई, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ती चली गई। आगे देखिए, दूसरा आता है संसाधनों का गलत प्रयोग। ठीक है, देखिए सोवियत संघ ने अपने संसाधन, ध्यान दीजिए, यानी कि सोवियत संघ ने अपने संसाधन का अधिकांश किस पे लगाया? यानी सोवियत संघ ने अपना सारा का सारा संसाधन परमाणु हथियारों पे खर्च किया, अपनी सैन्य साजो सामानों पर खर्च किया, और यही नहीं बल्कि उन्होंने पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू देशों के विकास पे खर्च किया, ताकि सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहे। यानी सोवियत संघ ने अपना संसाधन जो था वो किस पे लगा दिया? परमाणु हथियारों पे लगाया। परमाणु हथियारों के साथ साथ वो पूर्वी यूरोप के विकास पे खर्च करना शुरू कर दिया, पिछलग्गू देशों के विकास पे खर्च किया, ताकि वह उसके नियंत्रण में बने रहे। उसके बाद क्या था बच्चा? जिसके कारण सोवियत संघ के अंदर आर्थिक दबाव बना रहा और सोवियत संघ इसका सामना नहीं कर सका। तो सोवियत संघ के विघटन का पहला कारण आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी, दूसरा कारण संसाधनों का गलत प्रयोग। आगे देखिए, अब आता है तीसरा, पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार। ठीक है, बात करते हैं पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में। सोवियत संघ के नागरिकों को जानकारी बढ़ी। ये क्या मतलब सर? मतलब ये है बेटा, जब पश्चिमी देश अपनी तरक्की कर रहा था तो यहीं पर सोवियत संघ के नेता अपने नागरिकों को उसकी जानकारी नहीं दे रहे थे। लेकिन जब सोवियत संघ के लोगों को जब जानकारी मिलने लगी, अब वो क्या कर सकते थे कि पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को भांप सकते थे। वो देख सकते थे कि किसकी अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत है, क्योंकि कई सालों से सोवियत संघ के नेता अपने नागरिकों को क्या बता रहे थे कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों से कहीं ज्यादा अच्छी है, हम लोग आगे बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। लेकिन जब नागरिकों को जानकारी बढ़ी सोवियत संघ के, तो वह अपनी देश की अर्थव्यवस्था और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को भांप सकते थे। और सच ये हुआ, जब जानकारी ज्यादा बढ़ी तब पता चला कि सोवियत संघ जो था वो विघटन या उसका पतन हो चुका था। तो ध्यान दीजिए, क्या बोला मैंने कि पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के नागरिकों को जानकारी मिली। अब वे अपनी राज्य व्यवस्था, ठीक है, और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच में क्या कर सकते थे? अंतर भांप सकते थे। अपनी अर्थव्यवस्था और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था में तुलना कर सकते थे। सोवियत संघ राज्य, अब देखो ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिमी देश की पूंजीवाद से बेहतर है। क्या बताया जा रहा था? सोवियत संघ के बड़े बड़े नेता बोल रहे थे कि भाई सोवियत संघ जो है ना, जो साम्यवादी व्यवस्था है वो पूंजीवादियों से कई ज्यादा बेहतर है। ये चीजें सोवियत संघ के नेता अपने नागरिकों को बता रहे थे। लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ ने ही अपने को पिछड़ेपन पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक से धक्का लगा। लोगों को जानकारी बढ़ी और कई बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उन्हें धक्का लगा, क्योंकि तब तक सोवियत संघ जो था वो उसका विघटन हो चुका था। आगे ध्यान दीजिए, और क्या कारण था? ठीक है सर, समझ में आ गया। पहला कारण क्या था कि भाई आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी सोवियत संघ के विघटन के कारण में। इंपॉर्टेंट है बच्चा, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा कारण क्या था? संसाधनों का गलत प्रयोग। तीसरा क्या है? यानी पश्चिमी देशों के प्रति
पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार, ठीक है ना। अगला आता है एक दल का प्रभुत्व। सिंपल है, आता है आपको कि भाई सोवियत संघ में एक ही पार्टी, और एक ही पार्टी कौन सी पार्टी बेटा, और एक ही पार्टी जो थी उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, 70 सालों तक शासन किया। और जब एक पार्टी 70 साल तक शासन कर रही है तो वह अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी, ठीक है। तो ये आप लोगों का अगला पॉइंट है। नेक्स्ट आता है, ध्यान दीजिए, अगला राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि। अब राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि क्यों था, आपको पता है कि सोवियत संघ के 15 गणराज्य थे और 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ यूएसएसआर था। लेकिन जैसे यूएसएसआर का विघटन हुआ तो हर देश के अंदर अपनी अपनी राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा हो गई। अब वो अपने अपने देश के बारे में सोचने लगे। तो क्या था, ध्यान दीजिए कि गतिरुद्ध प्रशासन और भारी भ्रष्टाचार के कारण, देखिए ध्यान दीजिए, प्रशासन क्या हो चुका था बेटा, गतिरुद्ध हो चुका था, रुक चुका था, भारी भ्रष्टाचार फैल रहा था, अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था अक्षमता थी, वो सक्षम नहीं थे कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। शासन में ज्यादा खुलापन लाने की गति में प्रति अनिश्चित देश की विशालता, बावजूद सत्ता में केंद्रीकृत होना, ये सारी बातों के कारण आम जनता में अलग थलग पड़ गई थी। और ये पूरी यानी बताया गया कि एक ही पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज्यादा विशेष अधिकार मिले। यानी सोवियत संघ में क्या हुआ था कि जितने भी नौकरशाही थे उनको आम नागरिकों के मुकाबले उनको ज्यादा शक्तियां दी गई थी। तो ये